हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का क्लास जो कि पहला होने जा रहा है, तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में रचित है। ए ऑप्शन दिया है नागसेन, बी ऑप्शन दिया है नागार्जुन, सी ऑप्शन दिया है नागभट्ट, डी ऑप्शन दिया है कुमारिल भट्ट के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और ये नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में ये रचित है मिलिंद पन्हु। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहीं पूछ लेता है कि मिलिंद पन्हु क्या है, तो हम बताएंगे कि मिलिंद पन्हु जो है कि एक प्रकार का ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन यह भी पूछता है कि मिलिंद पन्हु नामक बौद्ध ग्रंथ किस पर आधारित है, तो हम बताएंगे कि मिलिंद पन्हु नामक बौद्ध ग्रंथ जो है यह ग्रंथ इंडो ग्रीक राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच हुए संवाद पर आधारित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन 21 में यह भी पूछता है कि मिलिंद पन्हु का विषय बिंदु क्या था, तो विषय बिंदु यह था कि इस ग्रंथ में राजा मिलिंद जो है बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों और अवधारणाओं के बारे में बौद्ध भिक्षुक नागसेन से सवाल पूछते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन सवाल पूछता है, तो राजा मिलिंद पन्हु जो है ये जो है कि बौद्ध भिक्षुक नागसेन से सवाल पूछते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ए ऑप्शन दिया है जॉन टावर, बी ऑप्शन है हैरी स्मिथ, सी ऑप्शन है चार्ल्स मैडकॉफ, डी ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो है कि जेम्स प्रिंसेप था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के जो जितने शिलालेख थे ये किस लिपि में लिखे गए थे, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अशोक के जितने भी शिलालेख थे ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के शिलालेख थे उसने जितने भी अशोक के शिलालेख थे उसे पढ़ने में उसे उपलब्धि कब हासिल हुई थी। 1837 में अशोक के द्वारा जितने भी शिलालेख थे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इसे पढ़ा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन यह भी पूछता है कि अशोक का दूसरा नाम क्या है, तो अशोक का दूसरा नाम जो है कि प्रियदर्शी है। क्या है, प्रियदर्शी है। अब आगे क्वेश्चन यह पूछता है कि प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है, तो प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देवताओं का प्रिय होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जेम्स प्रिंसेप को और किस किस चीज़ों की इसे ज्ञान था। तो जेम्स प्रिंसेप को जो है कि इसे अंग्रेजी का भी ज्ञान था। ठीक है, इसे अंग्रेजी का भी ज्ञान था, उसके बाद इसे पाच्यविद में भी ज्ञान था, मुद्रा शास्त्री का भी इसे ज्ञान था, भारतीय सिक्कों का भी ज्ञान था और लिपियों का अध्ययन भी जानता था करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर। ए ऑप्शन दिया वर्तमान पाकिस्तान में, बी ऑप्शन दिया वर्तमान भारत में, सी ऑप्शन दिया है वर्तमान बांग्लादेश में, डी ऑप्शन दिया वर्तमान भूटान में। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है कि ये वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तक्षशिला जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, तक्षशिला का स्थापना कब हुआ था, स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसका स्थापना 700 ईसा पूर्व में हुआ था। कब, तो 700 ईसा पूर्व में इसका हुआ था। ठीक है, स्थापना। अगर वहीं पूछेगा शताब्दी की बात करें तो इसका शताब्दी जो है कि 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, ये जो है तक्षशिला ये दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों से एक माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं तक्षशिला जो है कि तक्षशिला जो है यह शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था तक्षशिला, तो ये एक प्रकार का शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और इसमें किस किस चीज़ों की पढ़ाई होती थी, तो इसमें जो है कि वेदों की पढ़ाई होता था, वेदों के बारे में पढ़ाई होता था। उसके बाद आयुर्वेदों के बारे में पढ़ाई होता था। ठीक है, उसके बाद इसमें ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई होती थी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है कि व्याकरण का पढ़ाई होता था। उसके बाद इसमें राजनीति के बारे में पढ़ाई होता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं तक्षशिला में जो है कि कुछ प्रसिद्ध शिक्षक के बारे में, उनके बारे में हम नाम जान लेते हैं कौन कौन से थे। तो प्रसिद्ध शिक्षक जो है कि आचार्य चाणक्य जी थे, और उसके बाद दूसरे नंबर पर पाणिनि जी थे, उसके बाद तीसरे नंबर पर जीवक जी थे। ठीक है, ये जो है कि ये प्रसिद्ध शिक्षक थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध शिक्षक आचार्य चाणक्य जी थे, दूसरे नंबर पर पाणिनि थे, तीसरे नंबर पर जीवक थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशिक्षण हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक जो है कि चाणक्य जी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक चाणक्य जी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि तक्षशिला का पतन कब हुआ था, तो 5वीं शताब्दी में इसका पतन हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5वीं शताब्दी में इसका पतन हो जाता है। कि इसका खंडहर कहाँ पर स्थित है, तो इसका खंडहर जो है कि ये जितनी तक्षशिला के खंडहर हैं ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक था? ए ऑप्शन दिया है वासुदेव, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, डी ऑप्शन है विग्रहराज द्वितीय। तो हमारा आंसर हो जाएगा तो सबसे प्रसिद्ध चौहान जो है कि पृथ्वीराज तृतीय था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान को उपाधि कौन सी दी गई थी? आइए इसकी उपाधि पूछेगा, अगर हम बताएंगे उपाधि के बारे में बताएंगे आपको, तो पृथ्वीराज को उपाधि दी गई थी राज पिथौरा की इसे उपाधि दी गई थी। ठीक है, राज पिथौरा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यह भी पूछता है कि राज पिथौरा का अर्थ क्या होता है या किसको दर्शाता है? तो हम बताएंगे कि राज पिथौरा जो है यह वीरता और साहस को दर्शाता है। ठीक है, साहस को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे पूछ लेता है कि पृथ्वीराज तृतीय का राज्य अभिषेक कब हुआ था? राज्य अभिषेक पूछेगा अगर, तो हम बताएंगे राज्य अभिषेक अगर पूछता है तो हम बताएंगे 13 वर्ष की आयु में ही पृथ्वीराज तृतीय का जो है कि राज्य अभिषेक किया गया था। और पूछेगा स्थान, पूछेगा कहाँ पर, स्थान पूछेगा तो हम बताएंगे अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, राज्य अभिषेक किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जो है कि तराइन का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ का युद्ध लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा कितने युद्ध लड़े गए थे तराइन के? तो 2 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, तराइन के युद्ध 2 लड़े गए थे। कौन कौन, आइए जान लेते हैं। पहला जो युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी। ठीक है, और दूसरा युद्ध जो है कि 1192 में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बार भी युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वीराज जो तृतीय हैं इनको जो है कि किन किन चीज़ों में योग्यता हासिल थी। तो पृथ्वीराज तृतीय को जो है कि 6 भाषाओं का ज्ञान था। 6 भाषाओं का इसे ज्ञान था पृथ्वीराज तृतीय को। शब्द भेदी बाण चलाने में ये माहिर थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किताब उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है अलबरूनी, बी ऑप्शन है उस्तबी, सी ऑप्शन है हसन निजामी, डी ऑप्शन है अहमद यादगार। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा हमारा कि उल हिंद पुस्तक के रचयिता जो है कि अलबरूनी है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ लेता है कि अलबरूनी हिंद पुस्तक जो है कि किस भाषा में इसे लिखा गया था। भाषा अगर पूछता है तो यहाँ पर हम बताएंगे इसे अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, उल हिंद पुस्तक को अरबी भाषा में लिखा गया था। इसके लिखने वाले रचयिता कौन थे? तो अलबरूनी जी थे। ठीक है, अब यहाँ पूछ लेता है कि इसे कौन सी शताब्दी में लिखा गया था। शताब्दी पूछेगा तो हम बोलेंगे कि 11वीं शताब्दी में इसे लिखा गया था। ठीक है, 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, फारसी विद्वान अलबरूनी ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे इस पुस्तक की विशेषता क्या थी। विशेषता पूछेगा यानी कि इस पुस्तक में क्या क्या लिखा गया था, तो हम बताएंगे आपको कि इस पुस्तक में जो है कि धर्म के बारे में लिखा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दर्शन के बारे में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद खगोल के बारे में लिखा गया था। उसके बाद जो है कि इसमें विज्ञान के बारे में लिखा गया था। उसके बाद कानून के बारे में लिखा गया था। उसके बाद इसमें सामाजिक के बारे में लिखा गया था। उसके बाद जीवन के बारे में लिखा गया था। उसके बाद त्योहारों के बारे में लिखा गया था। उसके बाद इसमें रीति रिवाजों के बारे में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है कि मूर्ति कला के बारे में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ए ऑप्शन दिया हुआ है वर्ष 1776 में, बी ऑप्शन दिया है 1676 में, सी ऑप्शन है 1576 में, डी ऑप्शन है 1476 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है कि 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात देख लीजिए कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच हुआ था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच हुआ था, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा प्रताप और दूसरा थे मुगल सम्राट अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मुगल सम्राट अकबर जो हैं इनके जो युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इनके युद्ध का नेतृत्व जो है कि आमेर के राजा मान सिंह कर रहे थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आमेर के राजा मान सिंह प्रथम कर रहे थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एग्जिस्ट पूछ लेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून 1576 को हुआ था। ठीक है, और ये 2 राजाओं के बीच हुआ था। पहले थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप और दूसरे थे मुगल सम्राट अकबर। और मुगल सम्राट अकबर का युद्ध का नेतृत्व जो है कि आमेर के राजा मान सिंह प्रथम कर रहे थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ए ऑप्शन है अजमेर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है लाहौर, डी ऑप्शन है लखनऊ थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है कि लाहौर हुआ करती थी। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन ये पूछता है यहाँ पर कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह किसका गुलाम हुआ करता था? ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि यह पहले गुलाम हुआ करता था। किसका गुलाम हुआ करता था? क्वेश्चन ये पूछता है, तो हम बताएंगे कि मोहम्मद गोरी का ये गुलाम हुआ करता था। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम हुआ करता था। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों खरीदा था? तो इसे इसलिए खरीदा था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को सैन्य योग्यता के बारे में बहुत काफ़ी नॉलेज हुआ करता था, इसलिए मोहम्मद गोरी ने इसे खरीदा और अपने सैन्य सेवाओं में जो है कि इसे शामिल कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, जब मोहम्मद गोरी का मृत्यु हुआ था 1206 में मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कब किया था पूछेगा, तो 1206 में ही घोषित किया था। ठीक है, और इसे उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? तो इसे उपाधि दी गई थी लाख बख्श की। लाख बख्श की इसे उपाधि दी गई थी, या लाखों का दाता कहा जाता था। ठीक है, लाखों का दाता कहा जाता था। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार निर्माण शुरू किसने करवाया था? तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, लेकिन इसको पूरा किसने किया था? तो इसको पूरा जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी हुआ करता था। उत्तराधिकारी जो है कि हुआ करता था, उसने ही जो है कि कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। और कौन था वो? इल्तुतमिश था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इल्तुतमिश के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? ए ऑप्शन है टोडरमल, बी ऑप्शन है मान सिंह प्रथम, सी ऑप्शन है बीरबल, डी ऑप्शन है तानसेन। बताइए फटाफट। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति जो है कि इसमें मान सिंह प्रथम थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो अकबर के ही द्वारा जो है कि दीन ए इलाही शुरू करवाया गया था 1582 में। ठीक है, 1582 ईस्वी में शुरू करवाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा ही जजिया कर की समाप्ति कर दिया गया था। पूछता है कि जजिया कर समाप्त कब कर दिया गया था? तो 1564 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और ये जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो गैर मुसलमानों पर लगाने वाला जजिया कर था ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अकबर के ही द्वारा जो है कि तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाए जाते थे उसको भी समाप्त कर दिया गया था। तीर्थ यात्रा समाप्ति कर जो कब था? तीर्थ यात्रा जो है यह 1563 में इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, करवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन यह पूछता है कि किसके द्वारा इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था? तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था इबादत खाना का निर्माण कब करवाया गया था? तो हम बोलेंगे 1575 में करवाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? ए ऑप्शन है दुर्गाबाई देशमुख, बी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, डी ऑप्शन है गायत्री देवी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, आंध्र महिला सभा की संस्थापक जो है कि दुर्गाबाई देशमुख थी। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि आंध्र महिला सभा का स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना अगर पूछता है तो स्थापना इसका जो है कि 1937 में हुआ था। ठीक है, अगर वहीं इसका उद्देश्य पूछ लेता है तो उद्देश्य बताएंगे कि महिलाओं के कल्याण और शिक्षा के लिए इसका उद्देश्य था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ए ऑप्शन दिया है उड़ान, बी ऑप्शन दिया है आज़ाद विचार, सी ऑप्शन ने दिया हुआ है उदंत मारदंड, डी ऑप्शन है विचार व्यक्ति। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है कि उदंत मारदंड हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, उदंत मारदंड जो है यह हिंदी समाचार पत्र है और इसका प्रकाशन कब किया गया था? प्रकाशन अगर पूछता है तो हम बताएंगे 30 मई 1826 में इसका प्रकाशन किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो कलकत्ता से किया गया था। ठीक है, कलकत्ता से किया गया था इसका प्रकाशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक पूछेगा, अगर संपादक पूछता है इसके कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन है 1915 में, बी ऑप्शन है 1916 में, डी ऑप्शन है 1911 में, डी ऑप्शन है 1913 में। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है कि 1913 में हुआ था। आंसर हमारा इसमें
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि गदर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। तो गदर पार्टी का नेतृत्व जो है कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा स्थान से गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था और इसे वहीं से जो है कि इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी। ए ऑप्शन है अमृतसर, बी ऑप्शन है ग्वालियर, सी ऑप्शन है बड़ोदरा, डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।